अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चेंज ऑफ एसेट वाला समझ ही नहीं आ रहा। वो लेक्चर दोबारा सुन लो, 4 दफा सुन लो यार। नहीं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का टॉपिक किसी को समझ ही नहीं आया, दोबारा सुन लो यार। उसमें जो पूछना है पूछ लेना अलग से। उसमें आप वो सुने, ये थोड़ी हो सकता है कि बिल्कुल ही कुछ ना समझ, बोल करके थोड़ी बोल रहा था मैं। आप उसको दोबारा सुन के अपने सवाल ढूंढने के इसमें पूछना गया वो पूछ लो। कल कहां तक पहुंचे थे? 31 दिसंबर। हाँ, 31 दिसंबर 22 रिवैल्यूएशन। एक होगी एक्यूमुलेटेड डेप्शन एलिमिनेट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। बिल्डिंग लास्ट टाइम रिवैल्यू करके कहां तक पहुंचाई थी? उसके बाद अभी एक्यूमुलेटेड को कर दिया एलिमिनेट। बिल्डिंग में रह गया 325। अब इसको रिवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 450। तो 125 बढ़ाना है। 31 दिसंबर 22 बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट 125,000 बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट। अब मसला किसका क्रेडिट किधर करना है? जब पहले अच्छा कल वाली एक दो चीजों का रिकैप। कंपनी की नहीं, सोल ट्रेडर की इक्विटी में सिर्फ एक ही अकाउंट कैपिटल नाम का काफी है। जो ओनर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके लिए भी वही अकाउंट काफी है। हर साल नेट प्रॉफिट आएगा वो भी उसी कैपिटल में ही आखिर में ऐड हो जाएगा। जो ओनर ड्रॉ करेगा वो भी आखिर में कैपिटल में से ही एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कंपनी में फॉर सम रीजंस इक्विटी में मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। FR1 का वैसे आसान तरीन टॉपिक ही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसमें बताऊंगा ये सारी नाम अलग अलग। अभी सिर्फ उसमें मैंने इतना बताया था कि उन बहुत सारे अकाउंट्स में से एक अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस, जिसकी जिंदगी का मकसद ये रीवैल्यूएशन पे होती खुशी को उसमें अकाउंट फॉर करना है। और एक अकाउंट था रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या था? हर साल का नेट प्रॉफिट उसमें ऐड होता जाएगा और वो जो ओनर्स को ड्राइंग्स की तरह की चीज प्रॉफिट्स बांट रहे हैं जिसको डिविडेंड कहते हैं, वो रिटेन अर्निंग में से लेस होता जाएगा। ये कल ये 2 नाम बताए थे। फिर अगर रीवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसको इनकम क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अभी रियलाइज नहीं हुई। वैल्यू बढ़ेगी, खुशी होगी, लेकिन उस खुशी को हम इनकम कहने की बजाय इक्विटी ग्रुप का एक अकाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस कह देंगे। और अगर वैल्यू डाउन हो जाए तो फिर खुशी जो बढ़ी थी वो कम कर देंगे। और अगर वैल्यू इतनी डाउन हो जाए कि खुशी ही खत्म हो जाए तो खुशी जितनी बनाई थी वो डेबिट करके खत्म, और जो मजीद दुख आ गया वो एक्सपेंस बना दिया। और अगर खुशी होती ही ना, डायरेक्टली ही वैल्यू डाउन हो जाती तो बस डायरेक्टली एक्सपेंस ही बन जाता। यहां तक कल बात हुई थी। रोज तो होती, आज क्या डिफरेंट हुआ? अच्छा आप लोग ना ये वाली रो ये खाली रख के बैठा करो बेटे। ये जो आखिरी रो है यहाँ ना बैठो, इस वाली रो में ना बैठो। इधर आगे भी कुछ सीट खाली होगी, इधर भी जगह है, उससे पिछली रो में भी है। आप लोगों को बॉयज को कह रहा हूँ जो आखिरी रो में बैठे हैं। पता नहीं मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है वैल्यू बढ़ने की खुशी, और जब कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये कल सारी बातें हुई थी। 31 दिसंबर 22 बिल्डिंग की वैल्यू वापस दोबारा बढ़ गई। तो वो जो खुशी से उदासी बन गई थी अब वो दोबारा से खुशी की तरफ चली गई बात। तो पहले जब खुशी थी उसको सरप्लस बनाया था, वैल्यू डाउन होने से खुशी को कम किया, खत्म हो गई, गम बन गया। अब हालात दोबारा अच्छे हो गए तो फिर वो गम खत्म होगा और फिर दोबारा खुशी की तरफ बात जाएगी। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा अकाउंट है बताएं। मैं भी पूछना चाह रहा हूं कौन सा अकाउंट। चलें अकाउंट बना दिया, आप क्या करो उसको, क्या करो उसको? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं ना। देखो एंट्री में हम जो भी डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं वो अलग अकाउंट ही होता है। मैंने अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की एंट्री की थी तो क्या एंट्री की थी? पहली वाली रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। अब ये जो P&L लिखा था ना, मैंने कहा था कि P&L लिख दे काम चल जाएगा, वरना असल में ये एक अकाउंट होगा जिसको कहेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। अब ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं तभी दोनों अलग अलग डेबिट हो रहे हैं ना। जर्नल में क्या होता है? जर्नल एंट्रीज होती हैं। सारे अकाउंट्स जो उन एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट किए होते हैं वो सब मुख्तलिफ नाम हैं। फिर उसके बाद लेजर में क्या करते हैं?
जितने भी नाम डबल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट किए थे, ये सब अब सेपरेट अकाउंट्स हैं। लेजर एक रजिस्टर है जिसमें इन सब को अपने अपने टीज दिए हुए हैं। तो ये दो अलग अलग डेबिट किए थे, तो अलग अकाउंट हैं, तो अलग डेबिट किए ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस एक अलग अकाउंट है, रिवैल्यूएशन लॉस एक अलग अकाउंट है। इसका ताल्लुक इक्विटी ग्रुप से है, ये एक्सपेंस है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब पूछें आप क्या मजीद कह रहे हैं? ये कोई चीज नहीं है ना, ये अलग अकाउंट है जिसका ताल्लुक इक्विटी ग्रुप से है, वो अलग अकाउंट है जिसका ताल्लुक एक्सपेंस है। तो जब पहले वैल्यू बढ़ी थी, उस खुशी को हमने क्या किया था? सरप्लस। अब जब वैल्यू कम हो गई तो पहले इस खुशी को फ्लैट किया, फिर ऐसे बना था। तो अब जब दोबारा ऊपर जाना है तो पहले गम खत्म होगा, फिर उसके बाद खुशी की तरफ बात जाएगी। यानी जब गम बना था तो एक्सपेंस बना लिया था, अब हालात दोबारा अच्छे हो गए तो इनकम बना लेते हैं। जब वैल्यू डाउन हुई थी, ये मैंने सामने एंट्री की हुई है, तो ये सरप्लस क्यों डेबिट किया था? ये पहले पुरानी वाली खुशी को खत्म किया था, पहले यहां से यहां है, फिर ये एक्सपेंस क्यों बनाया? जो मजीद दुख हो गया उसको एक्सपेंस बना लिया। अब जब वापस हालात अच्छे की तरफ जा रहे हैं तो फिर ऐसे ही होगा ना। जो पहले एक्सपेंस बन गया था हालात खराबी का, अब हालात अच्छे हैं तो इनकम बन जाएगी। नहीं, हाँ बनेगी, बिल्कुल इनकम बनेगी। अच्छा, चूंकि सब लोगों ने इंट्रो पढ़ी हुई है, तो बैड डेट्स क्या होते हैं? जो डेटर्स से पैसे वापस नहीं मिलने होते। तो बैड डेट अगर किसी साल में हमें लगा कि बस अब नहीं मिलने पैसे वापस, तो बैड डेट एक्सपेंस। और अगर 2-3 साल बाद वो वापस आके शर्मिंदा होकर पैसे देने लगे तो हम कहेंगे नहीं अब रहने दो, हमने राइट ऑफ कर लिया है, ले लेंगे ना पैसे। तो वो जो पैसे मिल रहे होंगे क्या करेंगे उनको? वो इनकम बन जाएगी। तो जिस साल में हालात खराब हुए थे पैसे डूब गए, एक्सपेंस बन गया। जिस साल में हालात ठीक हो गए वो इनकम बन गई। तो इसी तरह से जब वैल्यू डाउन हुई थी तो इतना पोर्शन, इतना कितना वैल्यू थी बता दें? इधर ऊपर क्या किया था? 70, इधर 50। तो जब हालात खराब हुए थे पहले खुशी खत्म की थी, उसके बाद जो मजीद दुख था उसको एक्सपेंस बनाया था। अब जब हालात वापस अच्छे की तरफ जा रहे हैं तो जितना पहले हालात खराबी का एक्सपेंस बना लिया था, अब फिर उसको इनकम बनाएंगे ताकि वो एक्सपेंस वाली बात ये फ्लैट हो जाए, और उसके ऊपर जो मजीद वैल्यू बढ़ गई वो फिर सरप्लस वाली कहानी शुरू हो जाएगी। अजीब अजीब शक्लें बना रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं। जो वैल्यू पहले डाउन होने पे इस खुशी को खत्म करके मजीद नुकसान एक्सपेंस बनाया था, अब जब हालात दोबारा अच्छे होंगे तो फिर पहले चूंकि हालात खराबी पे एक्सपेंस बनाया हुआ था, अब वापस ऊपर हालात जाते हुए फिर हम इनकम बनाएंगे ताकि पिछला जो एक्सपेंस था वो रिवर्स हो सके। उसके बाद मजीद खुशी है तो फिर सरप्लस की कहानी शुरू हो जाएगी। तो पिछले ईयर्स में हम कितना कितना एक्सपेंस बना आए थे? एक तो बनाया था 50,000, फिर अगले साल मजीद हो गया था डाउन, कितना? 14,000। तो हम पिछले ईयर्स में इतना इतना लॉस रिकॉर्ड कर चुके थे। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको बना के इनकम, तो वो पिछला हिसाब बराबर करेंगे। लेकिन ये जो 64,000 है, ये क्या अमाउंट है 64,000 की? जितना रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस एक्सपेंस बनाया था। अगर इस कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं और बाहर कुछ और मचना शुरू हो गया, कोई डाकू आ गए या कोई और भगदड़ मच गई, कोई हमला हो गया, तो अब जो अंदर लोग हैं वो यार 10 मिनट बाद आना। तो जो डाकू आ गए, अब ये शोर मच गया बाहर, तो जो लोग अंदर हैं वो छुप के, कुछ टेबल के नीचे छुप गया, कुछ पर्दे के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद पता चला, अच्छा, ऐसा हफ्दर मची, जब भगदड़ मची ना तो वो कुछ चेयर नीचे गिर गई, वो बोतल नीचे गिर गई। अब उसके बाद पता चला नहीं अफवाह थी, हालात ठीक हो गए, चले गए वो लोग यहाँ से। तो वो जो इधर उधर छुपे थे अंदर वो अब सीधे होकर बाहर आएंगे। तो वो जो भगदड़ में कोई बोतल गिर गई थी, कुर्सी गिर गई थी, तो वो भी उठा के वापस सीधा करें या रहने दें? वो भी उठा नहीं, रहने नहीं दे, बुरी बात है, तो वापस उठा के उसको सीधा करेंगे। तो जब रिवैल्यूएशन हुई थी डाउनवर्ड्स और वैल्यू गिरने को एक्सपेंस कह दिया था, तो अब हालात दोबारा अच्छे होने पे एक तो वो जो डर के एक्सपेंस बन गया था वो खत्म कर लेते हैं, दूसरा इसकी वजह से जो चीजें गिर गई थी उनको वापस ऊपर रख देते हैं। क्या? इनकी वजह से डेप्रिसिएशन गिर गई थी। किससे कंपेयर करके गिर गई थी? पिछले साल से नहीं, कॉस्ट मॉडल से। अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता, ये जो बिल्डिंग खरीदी थी 9 लाख की, अगर ये कॉस्ट मॉडल ही चलता तो 1 साल की रेफरेंस कितनी होती? क्या मुश्किल सवाल पूछा मैंने। 9 लाख की बिल्डिंग कहां से आया 9 लाख? कल एक सवाल लिखवाना शुरू किया था मैंने जिसमें एंट्रीज काफी सारी कर ली थी। तो 9 लाख की कॉस्ट वाली बिल्डिंग 12 साल लाइफ, अगर कॉस्ट मॉडल ही रहता तो कितनी डेप्शन चार्ज होती? 75। जब ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई और ये लॉस एक्सपेंस बना, तो इसके बाद से अगले ईयर्स देखें डेप्रिसिएशन गिर गई, कम हो गई डेप्शन। तो अब जब हालात वापस अच्छे हो रहे हैं, इस एक्सपेंस बनने की वजह से जो डेप्रिसिएशन गिर गई थी वो भी उठा के वापस ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हालात ठीक हो गए। जब पहले वैल्यू डाउन हुई थी और हमने इस खुशी को खत्म करके जो एक्स्ट्रा था वो एक्सपेंस बनाया था, तो अब जब हालात दोबारा अच्छे हो रहे हैं तो क्या करने लगे हम? अब जो एक्सपेंस कहा था उसको इनकम बनाने लगे। कितना कितना एक्सपेंस कह चुके थे? 64।
लेकिन इसकी वजह से जो चीजें गिर गई थी, अब जब हालात ठीक है वो भी उठा के वापस सब ठीक करना है, तो इनकी वजह से डेप्रीसिएशन गिर गई थी। अब अगर हम हालात ठीक करने के लिए जो पिछला एक्सपेंस था उसको रिवर्स करके इनकम बनाना चाह रहे हैं, तो जो डेप्रीसिएशन कम चार्ज हुई थी अब सब सही है, तो उसको भी फिर पूरी कर देते हैं। कितनी कितनी कम चार्ज हुई थी? ये एंट्री कब हुई थी? ये वाली 2019। तो इसके बाद 2020 में कम चार्ज हुई कितनी? कितनी कम? 8,000, वो और चार्ज कर लेते हैं। फिर उसके बाद 2021 में 10,000 कम चार्ज हुई, वो और चार्ज कर लेते हैं। फिर 2022 में 10,000 कम चार्ज हुई, वो और कर लेते हैं। ये 8, 10 और 10 की फिगर्स दोबारा देख लें। और ये जो कम है ये किससे कंपेयर कर, क्योंकि जब कम ज्यादा की बात है तो किसी से कंपेयर करके कर रहे हैं ना, तो किससे कम? कॉस्ट मॉडल पिछले साल वाले से नहीं, कॉस्ट मॉडल वाले से। तो जब भी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई थी और खुशी खत्म करने के बाद पीएनएल का रुख किया था, तो जब कभी दोबारा हालात अच्छे होंगे तो उसका तरीका यह है कि एक तो जो हालात खराबी पे एक्सपेंस बनाया था, अब चूंकि हालात अच्छे हो गए तो वो इनकम बना ले, और दूसरा जब सब ठीक हो ही गया है तो जो इसकी वजह से डेप्शन कम चार्ज हुई थी फिर वो भी पूरी करें। तो कितनी कम चार्ज हुई थी इसको कंपेयर करना है कॉस्ट मॉडल से। तो 2019 के एंड पे हमने ये लॉस चार्ज किया था, उसके बाद 2020 में कितनी डेप्शन चार्ज हुई? 67। कॉस्ट मॉडल पे होती तो 75 होती। 8,000 कम चार्ज हुई। अब जब सब ठीक होने ही लगा है तो सबका हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, तो 8,000 और चार्ज कर लेते हैं। फिर 2021 में कितनी चार्ज हुई? 65। ये 75 से 10 कम है, इसको भी चार्ज कर ले। अब सब हिसाब किताब पूरा बराबर करने लगे क्योंकि अब सब हालात ठीक होने लगे। और फिर 2022 में भी 65 चार्ज हुई, वो 10,000 कम। अब एंड रिजल्ट ये निकला कि हम इतना लॉस जो एक्सपेंस बना चुके थे, चूंकि हालात अच्छे हो गए तो इसको इनकम बना लेते हैं, और इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन थोड़ी रह गई थी, अंडर चार्ज्ड डेप्रिसिएशन as compared to cost model, जितना लॉस एक्सपेंस बनाया था अब हालात अच्छे हो गए, इसको इनकम बना लेते हैं, और इसकी वजह से जो डेप्शन कम चार्ज रह गई थी वो भी पूरी कर लेते हैं। तो जब ये सारा काम इकट्ठे करना ही है तो ऐसा करते हैं, इसका नेट देख लेते हैं। तो नेट रिजल्ट इन सबको अलग अलग करने की बजाय, यानी इसको इनकम इसको एक्सपेंस बनाने की बजाय, हम नेट 36,000 को इनकम बना लेते हैं। तो 31 दिसंबर 22 पे एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग डेबिट 125, इनकम कितनी बनाए? 36,000। तो आप रिवैल्यूएशन लॉस लिख दें वो भी सही है, सिर्फ पी&एल लिख दें वो भी सही है। 36 क्रेडिट कर लिया तो वो जो पिछले सारे हालात खराबी का एक्सपेंस बना था वो सब रिवर्स हो गया, लेकिन खुशियां और बहुत बढ़ गई हैं। तो अब क्या करें? फिर खुशियों की तरफ बात निकल गई है, तो फिर से वो सरप्लस वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कितनी? ये 31 दिसंबर 22। हाँ ठीक है, शाबाश। इसका जवाब अभी थोड़ी देर तक मिलता है, उम्मीद तो है कि आज, लेकिन आज टाइम कम होता है, लेकिन इसका जवाब आगे आएगा। सवाल ये पूछा है कि जो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुई थी उनका क्या? ज्यादा कब चार्ज हुई थी? उससे पहले, तो उनका क्या? तो उनका आगे होगा इंशाल्लाह, अब आगे आएगी उसकी बात। तो 31 दिसंबर 22 पे ये एंट्री हो जाएगी, और ये जो सब समझाया करके दिखाया इस सवाल से, तो इसको जनरलाइज करके ताकि आप याद कर लें, चीजें आसानी हो जाए। वो जो कल पेज छोड़ा था वो पूरा कर लेते हैं। कल मैंने एक एंट्री कर दी थी कि रिवैल्यूएशन जब भी होगी एक काम होगा एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, उसकी एंट्री कल मैंने जनरल करके बता दी थी। देखिए सवाल से तो सिखाया है ना, लेकिन आपके लेक्चर नोट्स बनवाने के लिए वो जनरल गाइडेंस दूंगा, तो मैं वो जनरल गाइडेंस कल दे रहा था जो पेज छोड़ दिया था। तो दूसरा पॉइंट कि एसेट की रिवैल्यूएशन, अब उसके लिए जनरल गाइडेंस ये है कि जब भी एसेट रीवैल्यू होगा और अगर वो हुआ अपवर्ड्स रीवैल्यू, अब जनरल गाइडेंस दे रहा हूं, ये जो कल पेज खाली छोड़ा था ना उस पे आ गया हूं मैं। अब कल पेज खाली छोड़ा था, अगर रीवैल्यूएशन हुई अपवर्ड, जो कि यहां से सीखा, तो क्या डेबिट क्रेडिट होगा? बिल्डिंग ही डेबिट होगी हमेशा, हमेशा बिल्डिंग ही होगा। जो भी सवाल में एसेट है वो हो जाएगा डेबिट, कितने से? फेयर वैल्यू से, है? जितने की इंक्रीज आ रही है, यानी ये है ना, जितने की इंक्रीज आ रही है। और क्रेडिट क्या होगा? अब जनरल गाइडेंस हो रही है। कल वाले सवाल में तो कभी वैल्यू बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी कम होकर फिर दोबारा बढ़ रही थी, तो मैं तो अब जनरल गाइडेंस दे रहा हूं। क्रेडिट के लिए क्या याद रखें? क्रेडिट के लिए याद रखेंगे कि पहले हमारी नजर जाएगी, पहले कोई लॉस तो नहीं चार्ज हुआ था। अगर पहले लॉस चार्ज हुआ था तो पहले पी&एल कितना, इसके लिए क्या याद रख लें?
जितना P&L में उस एसेट के लिए लॉस पहले चार्ज किया था, लेकिन नेट ऑफ किससे? नेट ऑफ अंडर चार्ज्ड डेप्रिसिएशन एज कंपेयर्ड टू कॉस्ट मॉडल। तो जब भी एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होगा, एसेट तो होगा डेबिट जितनी भी चेंज आ रही है, लेकिन क्रेडिट करने के लिए पहले देखेंगे हम पिछला कोई लॉस तो नहीं रिवर्स हुआ था। अगर पहले पिछला कोई लॉस रिवर्स हुआ, पहले पिछला कोई लॉस तो नहीं चार्ज हुआ था। अगर पहले हुआ था तो नंबर 1 P&L का आएगा, और अगर नहीं था या थोड़ा था, फिर क्रेडिट में किसकी बारी आएगी? फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की बारी आएगी। जो कल सवाल से सब समझाया था, अब मैं उसको जनरली गाइडेंस बना के लिख रहा हूं कि जब भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी, आप ये याद रखेंगे कि पहले एसेट डेबिट होगा, और क्रेडिट करने के लिए पहली प्रेफरेंस हमारी P&L होगा। लेकिन किस अमाउंट से? जितना पहले लॉस P&L को चार्ज किया था, नेट ऑफ उसके बाद जो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन थी। कैसे अंडर चार्ज? किससे कंपेयर करके? कॉस्ट मॉडल से। जितना आंसर आएगा उतना है बस जो P&L क्रेडिट होगा, और जो उसके अलावा मजीद गेन हुआ है, जो भी एक्सेस गेन हुआ है, वो फिर सरप्लस में जाएगा। अब इस जनरल गाइडेंस के अंदर मैंने सब कवर कर दिया। अगर पहली दफा इंक्रीज हुई है और पुराना कभी लॉस था ही नहीं, तो फिर सरप्लस ही क्रेडिट होगा। अच्छा, ये एंट्री में नहीं आपने 1 2 लिखना, ये तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि पहली प्रेफरेंस किसकी, फिर दूसरा नंबर किसका। ये जो इस सवाल से मैंने सिखाया है ना, ये मैंने वो फिर अब आपको नोट बना के दे दिया। और इसी तरह से अगर डाउनवर्ड है, तो अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है तो एसेट तो होगा क्रेडिट, डेबिट क्या होगा उसके लिए क्या याद रखें? पहले देखेंगे कोई पुराना सरप्लस तो नहीं था, तो डेबिट करते हुए पहले हमने देखना है रिवैल्यूएशन सरप्लस को। मैक्सिमम कितना हम डेबिट कर सकते हैं? जितना भी अवेलेबल था। और अगर उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया तो, या सरप्लस था ही नहीं, तो फिर P&L। तो डेबिट करने के लिए पहले सरप्लस देखेंगे पुराना अगर कोई है तो, अगर नहीं है या थोड़ा है तो फिर P&L की बारी, और क्रेडिट होगा एसेट। कितने से क्रेडिट होगा? जितनी कमी आ रही है, जितनी भी कमी आ रही है। ये जो कल जगह छोड़ी थी, कल देखना से 2019 वाली एंटी देखना। 2019 में जो रिवैल्यूएशन की थी, अभी मैंने लिखी भी हुई थी, तो बिल्डिंग कितने से क्रेडिट की थी? क्योंकि एसेट में कमी 1/20 की आई थी। सरप्लस में कितना डेबिट किया था? क्यों? उसमें था ही 70। ये लिखा हुआ है कि पहले हम सरप्लस डेबिट करेंगे जितना भी उस एसेट से रिलेटेड है, अगर कम है तो बाकी फिर P&L में डाल देंगे। क्या आपका कितना टाइम पीरियड है? 4 साल। अच्छा, मेरा काम है भाई आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन आप सबके अपने अपने करियर्स हैं, आप सबकी अपनी अपनी लाइफ है। बेटा झंझोड़ के जबरदस्ती पकड़ के तो मैं नहीं बिठा सकता आपको पढ़ने के लिए। होमवर्क देना है वो आपने करना है, फिक्र आपने करनी है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरा काम आपके लिए कर सकते हैं कि टेस्ट ले सकते हैं। अब टेस्ट देने की जहमत ही नहीं की लोगों ने। टेस्ट बेकार चीज नहीं होती है, काम की चीज होती है। क्योंकि अगर आप टेस्ट से डर रहे हैं ना, तो फिर पेपर वाले दिन क्या आपको बड़ी मोटर लगा के चले जाएंगे? क्या आप अचानक क्या हो जाएंगे पेपर वाले दिन? अगर बेटे आप टेस्ट से घबराते रहेंगे तो फिर आप पेपर नहीं कर सकते। तो टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस कर ले, ये ज्यादा अच्छा है अटेम्प्ट दे दे के प्रैक्टिस करने से। तो टेस्ट दिया करें ना यार। बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया, इतने सारे लोग बैठे हुए, इतने कम लोगों ने टेस्ट दिया। क्या कोई इख्तलाफ है कि टेस्ट होने नहीं चाहिए? किसी को कोई इख्तलाफ, कोई नजरियाती इख्तलाफ? ये बेकार चीज है, वक्त का ज़या है और बेकार कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है? अच्छा, जिन्होंने टेस्ट दिया तो कहां पर टेस्ट हुआ है? कोई रूम? हाँ, तो वहां को मारपीट हो रही थी कि आप डर से गए नहीं? कोई अच्छा, कोई और बेहतर आइडिया? टेस्ट ना हो उसकी जगह क्या हो जाएगी? है क्लास में क्या पार्टी हो जाए? चलो जब 4 साल एक्सपायर होंगे ना आपके, फिर पार्टी करेंगे, ग्रैंड पार्टी। टेस्ट देने होते हैं भाई, जरूरी है बेटे, आप लोगों के लिए टेस्ट है, आपके फायदे के लिए टेस्ट है। सिर्फ एक मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्या कुछ चित्र थोड़ी मार लेंगे। मैक्सिमम एक ये स्टेप ले सकता हूं मैं कि जिनको नहीं शौक टेस्ट देने का, तो फिर वो क्लासेस भी ना पढ़े। उनको क्या जरूरत है क्लासें पढ़ने की? तो फिर वो क्लास भी ना अटेंड करें। तो कल से मैं बदमाश खड़े कर दूंगा बाहर, और जिसने टेस्ट नहीं दिया फिर वो क्लास में ना आए। टेस्ट दे दे तो आ जाए क्लास के अंदर। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं।
क्योंकि फाइन रखेंगे तो वो आपका क्या जाता है, वो तो बस वैसे मंगवा लेंगे, आपको क्या लगे उससे। तो इसलिए ये मुझे मुनासिब लग रहा है कि जब टेस्ट हुआ करेगा उससे अगले दिन जो है वो क्लास में रोक लेंगे। फिर है जैसे बाहर वो अटेंडेंस के लिए रोकते हैं तो हम आपको टेस्ट के लिए भी रोक लेंगे। हैं फाइन ज्यादा मुनासिब है। चलो यार आप अमीर आदमी होंगे लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं है मसला। यही करना पड़ेगा फिर कि कल से ना फिर क्लास में आने से रोक लेते हैं और जिसने टेस्ट देना होगा वो क्लास में आ जाए, टेस्ट दे के आ जाए, नहीं देना तो ना। देखिए जब आप टेस्ट नहीं दे रहे ना तो इसका मतलब पास होने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो जब पास होने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो पढ़ाई की क्या जरूरत है, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है। अभी भी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो क्लास के बाद टीए से राब्ता कर लें, टेस्ट दे दें और टेस्ट देके कल क्लास में आ जाएं। वरना फिर आप आएंगे इतनी दूर से, फिर वो गेट दरवाजे पे आने नहीं दे रहा होगा क्लास के अंदर, फिर वहां लड़ाई करना शुरू कर देंगे आप। तो उस बदमजगी से बेहतर है कि आप टेस्ट दे दें। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके लिए क्या कर सकते हैं, नेट बंद करा देंगे आपको और क्या कर सकते हैं? साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देते हैं और क्या करें। अभी अगले वीक में वो एसेट स्केड्यूल का टेस्ट कर लेते, हर वीक में टेस्ट करूंगा। अच्छा कितने लोगों ने दिया टेस्ट? ठीक, अगले वीक में एसेट स्केड्यूल। ठीक है, एसेट स्केड्यूल। अभी तो टी अकाउंट बनवाए थे ना, वही सारी मेहनत बस एसेट स्केड्यूल। तो अगले वीक में एसेट स्केड्यूल है। चेंज होगा ना, यही क्यों होगा? वो जो जगह कल छोड़ी थी वो पूरी होगी, अगर कोई पेज बच गया तो आपका नेट प्रॉफिट है। ये मेरी तरफ से जो जगह छोड़ी थी वो हो गई पूरी। रीवैल्यूएशन के टाइम पे दो एंट्रीज क्या क्या, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और एसेट को रीवैल्यू करना। अब एसेट को रीवैल्यू करना अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो हो गई बात। अब ये चलेगी प्रैक्टिस, अभी मैं 2-4 दिन इस पे प्रैक्टिस पे और लगाऊंगा। अच्छा आईएएस 16 में टाइम लगता है ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। उसके अलावा इस पे किसी टॉपिक पे इतना टाइम नहीं लगता है, 2-2, 3-3 दिन वाले भी होंगे, हफ्ते वाले भी होंगे, इतना टाइम और नहीं लगता किसी पे। लेकिन अभी रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस बहुत सारी वैरायटियां कराऊंगा, उस पर लगना है अभी टाइम। अभी एक हेडिंग दे रहा हूं जो समझाऊंगा मैं सवाल के साथ। ट्रांसफर फ्रॉम, वो जो मैंने रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग लिखी थी ना वो बात पूरी हो गई। अभी रीवैल्यूएशन मॉडल ही चल रहा है, मजीद प्रैक्टिस होगी, मजीद वैरायटियां कराऊंगा, लेकिन जो अकाउंटिंग थी उसकी वो वही 2 एंट्रीज ही हैं। अब एक अलग चीज है रीवैल्यूएशन मॉडल की, लेकिन एक सेपरेट चीज बताने लगा हूं, ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें भी ना मैं ऐसे ही करूंगा कि आपको एक सवाल से सारा समझाऊंगा और जब समझा लूंगा तो फिर ये जो पेज अभी खाली छोड़ते हैं ये भर दूंगा। तो इसके लिए भी एक पेज बहुत है, यानी एक साइड काफी है, वो खाली छोड़ दें, ये हेडिंग देके और सवाल लिखें। ये हेडिंग दे लें, लेकिन जिस तरह कल किया ना कि आपको वो सवाल से समझाया था और उसके बाद फिर ये पेज भरा था, तो ये भी मैं ऐसे ही करूंगा। इसके लिए एक पेज एक साइड छोड़ दें खाली, काफी है, और सवाल लिख लें। अच्छा ये जो अभी सवाल किया पूरा, इसमें मुश्किलें क्या क्या लग रही हैं? ये फिगर कैलकुलेट करना और डेबिट क्रेडिट वाली बात समझ आ गई कि अपवर्ड है तो सरप्लस है, डाउनवर्ड, ये बात आई है ना समझ? बस यही मैंने इस सवाल से समझाना था। अब मैं ऐसे करूंगा कि अब आपको ना एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा। अब एक टेबुलर वर्किंग बताऊंगा तो उससे ये काफी सारी मुश्किलें हो जाएंगी इंशाल्लाह आसान, और बार बार प्रैक्टिस इतनी होगी कि वो और आसान हो जाएगा। तो उसी सवाल से मैं एक तो वर्किंग भी करा देता हूं और ये चीज समझा के फिर ये कल पेज ये वाला खाली छोड़ा ये भर दूंगा। सवाल लिखें। ऑन फर्स्ट जनवरी 16, on 1st January 16, a machine was purchased. A machine was purchased for 800,000, 8 lakh. A machine was purchased for 8 lakh. Estimated useful life. Estimated useful life 10 years, 10 साल. Machine was revalued as follows. Machine was revalued as follows. Date बताऊंगा और fair value बताऊंगा. Machine was revalued as follows. Date और fair value. 31st December 17. 31st December 17, 2017. $696,000. 696,000. Next, 1st January 2020. 432,000. 4,32,000. 432,000. नेक्स्ट लिखें 1st जनवरी 2022. 1st जनवरी 2022, 2022.
356,000 356,000। चलें, रिवैल्यूएशंस यही हैं बस, उसके बाद लिखें आगे। ऑन 1 जनवरी 23, ऑन 1 जनवरी 2023 machine was sold for 275,000 275,000। 1 जनवरी 2023 को मशीन बेच दी 275,000 की। It is company's policy to transfer incremental depreciation from surplus to retained earnings। अच्छा, अब ना अपने अल्फाज में अपने लिए एक बात लिख लेना। ये जो मैंने आपको अभी लाइन लिखवाई है, कल के सवाल में क्या लिखवाया था? डज नॉट ट्रांसफर। तो अब ये, अच्छा, ये मैंने भी समझाना है कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई कि ट्रांसफर या डज नॉट ट्रांसफर, तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर। अभी इस सवाल में मैंने कहा है कि कंपनी ट्रांसफर करती है, कल वाले सवाल में कहा था कि कंपनी ट्रांसफर नहीं करती है। तो अगर रिवैल्यूएशन के सवाल में ये नहीं बताया कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, तो बाय डिफॉल्ट करना है ट्रांसफर। ये ट्रांसफर करना क्या है, ये बेटा सिखाना है मैंने आपको भी। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, रिवैल्यूएशन का सवाल है, और ये बात साइलेंट है कि ट्रांसफर सरप्लस से रिटेन अर्निंग में करना है कि नहीं करना है, तो बाय डिफॉल्ट करना है। रिक्वायर्ड है खरीदने से लेके बेचने तक सारी जनरल एंट्रीज, खरीदने से लेके बेचने तक सारी जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री तो कर ही लेंगे। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कितनी? 8 लाख। नेक्स्ट 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 80,000। अच्छा, जो बच्चे कुछ ना, अब जैसे पेज है तो एंट्री की, जैसे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 80,000। ये इधर इतनी जगह की छोड़ी, गाड़ी खड़ी करनी इधर। जब आप एंट्री करें ना तो ये जोड़ जोड़ के अमाउंट्स ना लिखना, आप अमाउंट्स पेज को पूरा यूटिलाइज करना, और ये जो अमाउंट्स हैं इनको एक्सट्रीम राइट पे रखना, वरना ये आपस में ना मिक्स हो जाती हैं, खुद भी फिगर्स भूल जाती हैं। तो पेज को पूरा यूटिलाइज किया करें। जो अमाउंट्स लिख रहे हैं वो अंग्रेजी के साथ जोड़ के ना लिखें, वरना फिर ये ना फिगर्स आगे पीछे हो जाती है, फिर मिस हो जाती हैं। तो 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 800,000। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 80,000। फिर अगली रिवैल्यूएशन कब है? अगले साल, तो फिर एक डेप्रिसिएशन और चार्ज हो जाएगी। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट फिर से 80,000। तीनों एंट्रीज रिपीट कर रहा हूं। 1 जनवरी 16 मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 80,000। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 31 दिसंबर 17। अब करनी है रिवैल्यूएशन। पहला काम एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट मशीन क्रेडिट कितने से? 160। चौथी एंट्री बता रहा हूं 31 दिसंबर 17। अब रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट कितनी? 160, क्योंकि ये 2 डेप्शन चार्ज हो गई हुई थी। बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है जी, जुम्मा पढ़े जाके। बस, अल्लाह हाफिज।